कैसे देख रहे हैं, क्या ये जो इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है, चूंकि मगरबी बंगाल की अगर हम बात करें, वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने तो वहाँ पे उन्हें काम डाउन करने की कोशिश की है लोगों को, और ये कहा है मुसलमानों को कि वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा बिल, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी मुजाहरे काफ़ी ज़ोर पकड़ रहे हैं। और अब जो सिचुएशन बनी हुई है, दुनिया भर से इस पर तनकीद भी की जा रही है। तो क्या भारत में ये जो एहतजाज है, अगर ये ज़ोर पकड़ता है तो मोदी के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है मज़ीद? किस हद तक होंगी मुश्किलात? मोदी के लिए तो पता नहीं जी। आए दिन हम ये जरूर देखते हैं कि मुसलमानों के लिए वहां कई मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं। ऐसी बहुत सी खबरें हम देखते हैं, सियासी खबरें देखते हैं, ऐसी बहुत सी कानून साजियां देखते हैं जिसके निशाने पे हमें मुस्लिम आबादी नजर आती है। ये जिस अभी तरमीम का आप जिक्र कर रही हैं, ये भी मुझे इसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है। भारत के अंदर जैसा आप बता रही हैं कि काफी शोर है, इसके अंदर से कहा जा रहा है कि मुस्लिम आबादी की इनफरादियत का इशू है, ये उनकी इज्जत नफ्स का इशू है, ये उनकी खुद मुख्तारी का इशू है। मुझे तो ये इससे भी बड़ा इशू लगता है, मुझे ये भारत के आइन का इशू लगता है, मुझे ये भारत के जो आइडेंटिटी, जो शनाख्त वो हमें बताते हैं कि सेक्युलरिज्म पे मबनी है, उसका इशू लगता है। मैं अपनी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले ये बताता चलूं आपके सुनने वालों को कि वक्फ होता क्या है, इसका मतलब क्या है और क्या कानून क्या कहता है। बेसिकली कोई भी मुसलमान शख्स जब अपनी प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको फलाह बहबूद के लिए मुख्तस कर देता है, तो उसको कहते हैं कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया है। ऐसी प्रॉपर्टीज पे हम देखते हैं कि कब्रिस्तान बनाए जाते हैं, ऑर्फनेज बनाए जाते हैं, ओल्ड एज होम बनाए जा सकते हैं, शेल्टर होम्स बनाए जा सकते हैं, कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब आपने एक बार इसको वक्फ कर दिया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। इस्लाम में हम देखते हैं, बीइंग अ चैरिटेबल रिलीजन, इसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अहमियत दी गई है। इसका सबूत हमें ऐसे मिलता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो उन्होंने ना सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को सराहा था, इसको इसके कायल हुए थे, बल्कि कानूनी शक्ल 1863 में दे दी गई थी। इस कानून का नाम रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट रखा गया था। उसी एक्ट की एक मौजूदा शक्ल 1995 में इंडिया ने अपनाई हुई है। 1995 से लेके आज तक इंडिया ने अपनाई हुई है, इसको वक्फ एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में आजकल तरमीम की जा रही है, उसकी तरमीम पे बात हो रही है। वैसे तो तरमीम काफी है, लेकिन मैं सिर्फ दो के ऊपर आप रोशनी डालूंगा क्योंकि वक्त। लेकिन इस तरमीम के हवाले से हम बताऊंगा कि उनके एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस पे ऑपोजिशन का आइन का इशू है। जी, इस पे ऑपोजिशन ने बड़ा कड़ा इस पे रद्द-ए-अमल दिया था। और हम अगर देखें मुसलमानों की वहां पर बात करें तो भारत की 1.4 बिलियन की जो आबादी है उसमें 15% मुसलमान है। तो इस सिलसिले में क्या हम जो देख रहे हैं कि अब एहतजाज भी हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, एक माइनॉरिटी जो कि लार्जेस्ट माइनॉरिटी है मुस्लिम्स, तो वहाँ पर क्या ओवरटर्न हो सकता है अगर हिज़्ब इख्तिलाफ भी ऑन बोर्ड हो, वो कुछ इस सिलसिले में कर सके, कोई किरदार निभा सके? आपकी अब मैं बिल्कुल इस तरफ आता हूँ। अवामी रद्द-ए-अमल आया है, बहुत सख्त आया है। मुसलमानों ने तो यहाँ तक कहा है वहाँ के कि उनके ऊपर पहले तो जीना मुश्किल किया जाता था, जीने के खिलाफ उनकी साजिश की जाती थी। अब तो ये भी साजिश की जा रही है कि उनकी आखिरी आरामगाह, उनके कब्रिस्तान भी उनसे छीन लिए जाए। ये तो मुसलमान कह रहे हैं, गैर मुस्लिम लोग भी वहां पर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। राजीव गांधी ने कहा है कि ये आइनके ऊपर हमला है। इसी तरीके से एक और एमपी ने वहां पर फरमाया कि उन्हें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो कानून साजी है, ये मुसलमानों के लिए पैगाम है कि वो इस गलत फहमी में ना रहें कि वो एक हिंदू भारतीय के बराबर के शहरी हैं, उनके हकूक हिंदुओं के बराबर के हकूक होंगे। तो आपकी बात दुरुस्त है। ये बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया और आना भी चाहिए। मैं पहले ऑपोजिशन इस सिलसिले में क्या कर सकती है, क्योंकि ये हमने देखा था कि बड़ी थिन मेजोरिटी से ये कानून बना है। इस सिलसिले में ऑपोजिशन क्या इसको ओवरटर्न करवाने में कोई किरदार निभा सकती है? इसको ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया है जी, इसको ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया है और किस इशू पे चैलेंज किया गया वो भी आपको बता देता हूँ। नहीं, वो ये की जा रही है कि जो वक्फ की गई प्रॉपर्टीज है उनसे कहा गया है कि आप दस्तावेजी सबूत लेकर आए, ठीक, और ये साबित करें कि आपको कानूनी तरीके से किया गया था, वक्फ किया गया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये निजाम तो सदियों से यहाँ जारी है, तो उस वक्त तो ओरल डिक्लेरेशन भी हो जाती थी, वो काफी है। तो आज बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान में होंगी जिनके पास ये दस्तावेजी सबूत नहीं होंगे, लेकिन वो एक अरसे से वक्फ की गई होंगी और इस्तेमाल में ली जा रही होंगी। अब अगर वो दस्तावेजी सबूत नहीं दी जाती तो उनको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज करार दे दिया जाएगा, गवर्नमेंट उसको हदफ कर लेगी, सीज कर लेगी। इसी तरीके से एक और जो आईनी नुक्ता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसके अंदर कहा गया है कि वक्फ के अंदर जो बोर्ड बनाए गए हैं इस कानून के अंदर, उस बोर्ड में नॉन मुस्लिम को इंक्लूड किया जाए, जबकि आर्टिकल 26 भारतीय आइन का ये कहता है कि तमाम रिलीजियस कम्युनिटी को ये हक हासिल है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंटली चला सके। तो हमें जो बताया जा रहा है नॉन मुस्लिम इंक्लूजन का, वो ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ये यकीनी बनाने के लिए कि वहां पर करप्शन ना हो, कानून की पासदारी हो,
तो ये स्टेटमेंट इटसेल्फ मेरे ख्याल में डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट है। ये आइन उनके आइन के भी खिलाफ है, जो कि कहता है कि वहां पर सेक्युलरिज्म होना चाहिए। ना सिर्फ वो उनका आइन कहता है, उनकी सुप्रीम कोर्ट 1994 के फैसले में भी कह चुकी है कि सेक्युलरिज्म जो है उनके आइन का बुनियादी ढांचा है। तो जो मौजूदा तरमीम है, इस मौजूदा शक्ल में मुझे नहीं लगता कि उसको अगर बायस होके ना देखा जाए, उसको न्यूट्रल रह के देखा जाए, तो वो ज्यादा देर तक रह सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।